स्वागत है साथियों। आज के वीडियो में हम जानेंगे इन्फ्लेशन के टाइप्स क्या होते हैं। बेसिकली आजकल महंगाई बहुत बढ़ रही है। आफ्टर कोविड पेंडेमिक महंगाई और हर चीज़ों के दामों में जो है काफ़ी इजाफा हुआ है और इसके कारण जो है डेली न्यूज़ में आपको महंगाई की खबर तो मिल ही जाती होगी। तो उसी के बारे में चर्चा करते हैं। महंगाई कैसे काउंट की जाती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये हम ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में जान चुके हैं। तो इस वाले वीडियो में हम जानेंगे कि टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो आपको अगर ये जानना है कि कैसे कैलकुलेट होती है तो आप पुराना वीडियो देख सकते हैं। तो आज जानते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्फ्लेशन बेसिकली एक बेसिक आइडिया के लिए क्या होता है, इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, सस्टेन इंक्रीज होना चाहिए, ऐसे नहीं कि एक दिन बढ़ा और अगले दिन कम हो गया। मतलब वीकली, मंथली, बाई मंथली इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है कि प्राइसेज जो हैं अगर कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं तो एक तरीके से महंगाई बढ़ रही है। ठीक है, और इस महंगाई बढ़ने का मतलब क्या होता है, मनी की जो परचेजिंग पावर होती है, ठीक है, वो कम हो जाती है। एक तरीके से आप समझ सकते हैं कैसे कम हो जाती है। तो अगर देखें आप, जैसे कि पहले मान लो कि 50 रुपये में 1 किलो गेहूँ, 1 किलो गेहूँ नहीं है ज़्यादा महंगा हो जाएगा, चलो ले लीजिए एग्जाम्पल। पहले 50 रुपये में 1 किलो गेहूँ आते थे। अब जो है महंगाई बढ़ गई है, अब 50 रुपये में 1 किलो गेहूँ नहीं आते, 1 किलो से थोड़ा कम होते हैं, कम आते हैं। मतलब ये मान लीजिए कि 900 ग्राम आते हैं। ठीक है, तो पहले 1 किलो आते थे, अब 900 ग्राम आते थे। मतलब 50 रुपये में उतनी वैल्यू नहीं बची अब, कि पहले 1 किलो वाली वैल्यू थी उसकी और अब जो है 900 ग्राम वाली वैल्यू हो गई। तो पैसे की वैल्यू जो है घट गई है, मतलब परचेजिंग पावर घट गई है, उसकी शक्ति घट गई है, उसकी पावर जो है कम हो गई है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन समझ गए, जनरल प्राइस लेवल जो होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, उसमें सस्टेन्ड इंक्रीज जो होता है, कंटिन्यूस इंक्रीज जो होता है, उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। टाइप्स क्या क्या होते हैं, वैसे तो टाइप्स बहुत होते हैं, कोई मतलब डेफिनेट नहीं है, बहुत सारे टाइप्स अगर आप देखेंगे आपको बहुत सारे सुनने को मिल जाएंगे। कुछ कुछ हैं इंपॉर्टेंट जो कि कंटिन्यूसली चर्चा में रहते हैं या फिर जिनका जो है अक्सर जो है जिक्र मिलता है, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे जो ये मतलब बेसिक वाली होती हैं। ऐसे तो बहुत सारे टाइप के इन्फ्लेशन है, पर्टिकुलर कमोडिटीज़ से रिलेटेड भी बहुत सारे हैं। तो इनमें से कुछ कुछ हैं जो मेन हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। तो ये होती हैं ग्रीपिंग इन्फ्लेशन, इसको अक्रोलिंग इन्फ्लेशन भी कहते हैं, वॉकिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन एंड स्टैगफ्लेशन। कुछ और भी हैं दो तीन टाइप्स, उनके बारे में देखेंगे। जैसे स्क्यूफ्लेशन रिसेंटली चर्चा में आया था। ठीक है, और सप्रेस्ड इन्फ्लेशन हो गया, और एक कोर इन्फ्लेशन। ये दो तीन टाइप और हैं, और इनके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स हैं, आप गूगल करेंगे पता चलेगा आपको, बहुत सारे टाइप्स हैं। तो इनमें से कुछ की हम चर्चा कर रहे हैं और देखते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कुछ ये हैं, इनके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे, सप्रेस्ड, कोर, स्क्यूफ्लेशन वगैरह। तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन और क्रोलिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग क्रोलिंग से समझ गए होंगे कि रेंगता हुआ इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई जो है रेंग रही है। ठीक है, मतलब रेंग रही है, मतलब बढ़ तो रही है लेकिन बहुत ही धीमी गति से। तो आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, 0 to 3%। ठीक है, 0 to 3% की जो महंगाई होती है उसको क्रीपिंग या क्रोलिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, और ये इकोनॉमी के लिए बहुत ही हेल्दी इन्फ्लेशन माना जाता है। मतलब कोई भी यदि देश है तो उसमें क्रीपिंग इन्फ्लेशन अगर चल रहा है तो उसको माना जाता है कि ये अच्छा है, इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है, बिजनेसेस के लिए भी अच्छा है, हर चीज़ के लिए अच्छा माना जाता है। इसको अच्छा कैसे माना जाता है पहले की वीडियो में वो चर्चा कर चुके हैं। चलो आज की वीडियो में आपको बेसिक आइडिया दे देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी चीज़ों के दाम जो है घटना शुरू हो गए। ठीक है, कोई फ्रिज है, आज 10,000 रुपये का मिलता था, अभी जो है पता चल रहा है कि वो 10,000 से उसकी कीमत जो है 9,000 रुपये हो गई, और आप जो है फ्रिज खरीदने वाले हैं। तो आपके मन में ये डाउट तो आएगा कि क्या पता कल जा करके 9,000 से 8,000 और ना हो जाए। ठीक है, तो 8,000 हो जाएगा तो आप आज फ्रिज को खरीदेंगे? नहीं, आप वेट करेंगे। तो इसी तरीके से बिजनेसेस का होता है। जैसे कि महंगाई यदि घट रही है, मान ली डिफ्लेशन हो रहा है, मैं चीज़ों के दाम जो है घट रहे हैं, और मैं आज कोई बिज़नेस करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने एक बिज़नेस में जो है 1 लाख रुपए लगाए, इस अनुमान के साथ में कि मैं ऐसे ऐसे बिजनेस करूँगा और मेरी रिकवरी जो है, मतलब मैं 100 रुपये का एक प्रोडक्ट बेचूंगा और अगले 5 साल में मैं 1 लाख रुपए रिकवर कर लूँगा। ठीक है, 100 रुपये का बेच करके। ठीक है, लेकिन अब पता चल रहा है कि चीज़ों के दाम जो है घट रहे हैं। ठीक है, तो अब मेरा 100 रुपये में प्रोडक्ट बचेगा, बिकेगा ही नहीं। तो बिकेगा नहीं तो मैं 100 में नहीं बेच पाऊँगा उसको, तो मेरी रिकवरी जो है वो 5 साल में नहीं हो पाएगी। तो मैं उस बिज़नेस को भी पोस्टपोन करने की मतलब सोचूंगा कि नहीं कर सकता, क्योंकि मैं चीज़ों के दाम जो है घट रहे हैं, मैं सोचूंगा कि बिज़नेस जो है थोड़े दिन बाद करता हूँ, ताकि अभी जो मेरे को 1 लाख रुपए लगाने पड़ रहे हैं वो 1 लाख ना लगाने पड़े, उससे कम में मेरा काम चल जाए। ठीक है, उससे कम में मैं बिज़नेस स्टार्टअप कर दूँ, तो वो है। तो इससे क्या होता है, जब महंगाई घटती है तो उससे बिजनेस जो होती हैं या फिर सेविंग्स होती हैं, वो जो हैं बहुत तरीके से इफेक्ट होती हैं, और अल्टीमेटली जो है इट इफेक्ट्स इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ को ये हाईली डाइवर्स सॉरी इनके जो है डाइवर्स इफेक्ट होते हैं, और एक तरीके से नेगेटिव इफेक्ट जो है ये इकोनॉमी के ऊपर डालती है। ठीक है, तो इसलिए इसको जो डिफ्लेशन है उसको अच्छा नहीं माना जाता। इन्फ्लेशन होना चाहिए कौन सा, क्रीपिंग और क्रोलिंग इन्फ्लेशन, मतलब थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहे, ज़्यादा ना बढ़े, थोड़ी थोड़ी चीज़ों के दाम बढ़ते रहें। इससे क्या है, इकोनॉमी मजबूत बनती है,
बिजनेसेस को भी जो है प्रमोशन मिलता है, ठीक है, और सेविंग्स भी प्रमोट होती हैं और लोगों की मतलब चीज़ें जो है अच्छे फ्लो में चलती हैं। तो क्रीपिंग और क्रोलिंग इन्फ्लेशन इज़ गुड फॉर हेल्दी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। दूसरा अगर बात करें वॉकिंग इन्फ्लेशन, अब क्रीपिंग क्रोलिंग क्रोलिंग कौन करता है? बच्चा। अब बच्चा हो गया बड़ा, बड़ा हो गया तब वो वॉक करने लगा, ठीक है। तो वॉकिंग इन्फ्लेशन वो होती है जिस टाइम पे मतलब उस टाइम पर्टिकुलर सिचुएशन को कहा जाता है, उस पर्टिकुलर इन्फ्लेशन की सिचुएशन को कहा जाता है, इकोनॉमिक सिचुएशन को कहा जाता है जब इन्फ्लेशन जो है 3 to 10% के बीच में रहती है, ठीक है। तो ये हेल्दी नहीं होती बेसिकली, ठीक है। आप अगर जानते होंगे पिछले वीडियो में भी हमने चर्चा की है कि आरबीआई को जो है टारगेट मिला हुआ है कि आप 4% के इन्फ्लेशन को जो है मेंटेन करिए, +- 2 आप कर सकते हैं, मतलब 2 से 6 के बीच में आप मेंटेन करिए, वो एक हेल्दी इन्फ्लेशन है। और ट्राई करिए कि ये इसी में मेंटेन रहे, ठीक है। तो जब आप देख रहे हैं कि 10% तक पहुंच गया तो ये हेल्दी बिल्कुल भी नहीं है। चीज़ों के दाम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, परचेजिंग पावर जो है मनी की बहुत कम हो जाती है और ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं मानी जाती, ठीक है। तो ये सेकंड टाइप हो गया वॉकिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। ये कई बार हो जाता है, जैसे अभी पर्टिकुलर कंडीशन में आप अगर देखें तो कोरोना पेंडेमिक की वजह से महंगाई बढ़ रही है, यूक्रेन वार या फिर ये और रशिया यूक्रेन इन्वेशन जो हो रखा है उसकी वजह से। तो ये काफ़ी फैक्टर होते हैं महंगाई के बढ़ने के, लेकिन वॉर के टाइम पे जो है इन्फ्लेशन जो है वो हाइपर इन्फ्लेशन हो जाती है, ये वाली इन्फ्लेशन नहीं। क्यों हो जाती है चर्चा करें, देखते हैं। वॉकिंग इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है। अब आ गई गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग इन्फ्लेशन जो है ये थोड़ी और तेज़ हो गई भाई। अब जो है मतलब तेज़ तेज़ चलने लगा है बच्चा, जो है जो चल रहा था अभी थोड़ा सा दौड़ने लगा है, ज़्यादा तेज़ नहीं लेकिन थोड़ा तेज़ चलने लगा, ये कह सकते हो आप। जॉगिंग स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ग्रेटर देन 10%, इफ इन्फ्लेशन इज ग्रेटर देन 10%, 10% से ज़्यादा है इन्फ्लेशन तो उसको ग्लोपिंग इन्फ्लेशन माना जाता है, ठीक है। ये पर्टिकुलर हेडिंग्स जो है ये इकोनॉमिस्ट के द्वारा दी गई, ठीक है। इसके आगे आप देखें तो हाइपर इन्फ्लेशन 50% और मोर। अगर आप अब आप जो है एक सिचुएशन लीजिए, पर्टिकुलर टाइम के रशिया ने जो है यूक्रेन पे जो है अटैक कर रखा है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे कोई भी देश जो है जब वॉर की सिचुएशन में होता है तो उस देश को जो है बहुत सारे प्रोडक्ट्स की जो है इमीडिएट रिक्वायरमेंट पड़ने लगती है, पर्टिकुलरली गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट उन प्रोडक्ट्स का फुलफिलमेंट करने के लिए जो बिजनेस जो है हैम्पर हो जाते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी हैम्पर हो जाते हैं, हर चीज़ में जो है इफेक्ट पड़ने लगता है वॉर का। तो उस इफेक्ट के लिए या फिर ये कहो कि प्रोडक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई पूरी हो सके, ठीक है। तो उसके लिए क्या करती है कोई भी गवर्नमेंट जो कि आती है ना, वार इफेक्टेड जो नेशंस होते हैं उनकी गवर्नमेंट जो है बहुत सारा पैसा जो छापती है वार के टाइम पे बहुत सारा पैसा छापती है ताकि सप्लाई मिल सके उनको गुड्स एंड सर्विसेज की जो उनको चाहिए वार टाइम के ऊपर इमीडिएट रिक्वायरमेंट जो होती है उनके लिए। तो बहुत सारा जब पैसा छापती है तो बहुत सारा पैसा जो है मार्केट में जाता है और मनी सप्लाई बढ़ जाती है। लेकिन मनी सप्लाई तो बढ़ जाती है लेकिन क्या उसके साथ में क्या इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, क्या प्रोडक्शन बढ़ा? नहीं, क्योंकि पहले से ही हैम्पर हो रखा सब कुछ, ठीक है। तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ता उस टाइम पे और मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मतलब सप्लाई तो हो गई है, डिमांड है ही नहीं। डिमांड क्यों नहीं है? प्रोडक्शन ही नहीं है तो डिमांड कहाँ से होगी, ठीक है। तो इस टाइप के जब 50% और मोर हो जाती है तो इसको हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। वार टाइम में, सिविल वार में भी देखा जाता है कई बार, अमेरिका भी इफेक्ट हुआ है इस तरीके की इन्फ्लेशन से सिविल वार के टाइम पे। अभी फ़िलहाल ये चल रहा है। श्रीलंका में भी देख सकते हो आप कि श्रीलंका में भी अभी इकोनॉमिक क्राइसिस आ रखा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान इन सब में भी महंगाई बहुत बढ़ रही है। तो 50% और मोर जब हो जाता है तो वो हो जाता है हाइपर इन्फ्लेशन। अब स्टैगफ्लेशन ये स्पेशल काइंड है, ठीक है। ये इस तरीके की स्पेशल काइंड किस तरीके से है कि ये स्टैगफ्लेशन जो है तब माना जाता है जब इकोनॉमी तो होगी स्टेगनेंट, मतलब प्रोडक्शन जो है वो तो बराबर ही चल रहा है, कोई खास इसमें ग्रोथ हुई नहीं है, लेकिन प्राइसेस आर इंक्रीजिंग। अब आप अगर देखें तो प्रोडक्शन मतलब कोई चीज़ का कोई बिजनेस चल रहा है, कोई जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या फिर जो है फार्म प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी जो ग्रोथ हो रही है वो तो बिल्कुल जीरो है, वो तो हो ही नहीं रही है, ठीक है। इकोनॉमी तो स्टेगनेंट है बट प्राइसेज आर इंक्रीजिंग, मतलब बिना प्रोडक्शन के लिए। अब बिना प्रोडक्शन के महंगाई कैसे बढ़ गई, सॉरी प्राइस कैसे बढ़ गए? इसके कई कारण होते हैं, इनमें से एक कारण हुआ है, मतलब स्पेशल कंडीशन को अगर देखें तो 1970 में यूएस में माना जाता है कि स्टेगफ्लेशन क्या हुआ था कि मतलब इकोनॉमी में कोई ग्रोथ नहीं हुई, ना मनी सप्लाई बढ़ाई हमने ना कुछ और बढ़ाया, ठीक है, लेकिन महंगाई बढ़ गई, ठीक है। कुछ भी मतलब चेंज नहीं हुआ, इकोनॉमी स्टेगनेंट मतलब स्थिर है, ठीक है। लेकिन तब भी जो है पैसे बढ़ गए, मतलब महंगाई बढ़ गई। वो कैसे हुआ, ठीक है। तो आप देखें तो 1970 में माना जाता है कि यूनाइटेड स्टेट में स्टेगफ्लेशन की घटना या फिर इन्फ्लेशन स्पेशल टाइप की जो इन्फ्लेशन हुई थी वो हुई थी। उस टाइम में क्या हुआ था कि पहले जो है यूनाइटेड स्टेट का जो सेंट्रल बैंक था उसको वो $1 छापता था, उसके बदले में उसको उतने ही अमाउंट का गोल्ड जो है रिजर्व में रखना पड़ता था,
ठीक है। सेंट्रल बैंक $1 छापने से पहले उतने ही पैसे का गोल्ड जो है वो रिजर्व में रखता था, ठीक है, फियाट मनी। अभी स्टार्ट हो गया। पहले क्या इंडिया में भी ऐसे होता था कि जितना गोल्ड आप रखोगे उतने के आप पैसे छाप सकते हो। अभी उसने डिसकंटिन्यू कर दिया है, इंडिया ने भी डिसकंटिन्यू कर दिया, ठीक है। तो 1970 में उसने डिसकंटिन्यू किया था, ठीक है। 1970 में उसने जैसे ही डिसकंटिन्यू किया, अचानक से गोल्ड के प्राइस एकदम से बढ़ गए, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई, फिर जो उन्होंने देर इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाए, वो सब हुआ, वो सब हम नहीं जानेंगे। तो सिंपल अगर जाने आप, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने 1970 में गोल्ड को जो टाई कर रखा था डॉलर के साथ में, वो उन्होंने अनटाई कर दिया, ठीक है। और गोल्ड के दाम एकदम से बढ़ गए। तो इकोनॉमी में कुछ ग्रोथ हुई नहीं, इकोनॉमी स्थिर है, एकदम स्टेगनेंट है। लेकिन तब भी जो है प्राइसेज आर इंक्रीजिंग। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को जो है स्टैगफ्लेशन कहते हैं। इस घटना से आप समझ पा रहे होंगे रिलेट करके एग्जाम्पल के साथ में। अब आगे कुछ तरीके की होती हैं, सप्रेस्ड इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, स्क्यूफ्लेशन। सप्रेस्ड इन्फ्लेशन अगर आप देखें तो सप्रेस्ड इन्फ्लेशन होती है जब गवर्नमेंट कंट्रोल इन्फ्लेशन इसको कहते हैं, कि कंट्रोल्ड में है, मतलब फुल्ली कंट्रोल्ड करके इसको बढ़ाया जा रहा है। सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है, गवर्नमेंट ने इसको पूरा कंट्रोल कर रखा है और अपने हिसाब से इसको बढ़ा रही है, ठीक है। उन गवर्नमेंट की मर्जी 2% तक बढ़ा के रखना है, उन्होंने इस तरीके के ऑपरेशंस और ऑपरेशंस बना रखे हैं उन्होंने, जिसके हिसाब से वो उसको फुल्ली कंट्रोल होकर के कर रहा है, तो उसको सप्रेस करते हैं। कोर इन्फ्लेशन कौन सी होती है? कोर इन्फ्लेशन में क्या होता है कि पर्टिकुलरली एक एक सेक्टर होता है, जैसे फूड एंड एनर्जी, उसके प्राइस जो बढ़ रहे हैं ना, उसको काउंट नहीं किया जाता, ठीक है। अगर फूड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, गुड्स हैं, फूड फूड के अगर दाम बढ़ रहे हैं, खाने पीने की चीज़ों के अगर दाम बढ़ रहे हैं, उसको कैलकुलेट नहीं किया जाता। और एक एनर्जी एनर्जी सेक्टर के में जो कमोडिटीज़ हैं, जैसे कि गैस हो गया, ठीक है, इसके दाम अगर बढ़ रहे हैं तो उसको कैलकुलेट नहीं किया जाता, बाकी चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो ये कोर इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है। तो उसमें क्यों नहीं कैलकुलेट किया जाता? कई बार क्या होता है भाई, समर आ गया, विंटर आ गया, या फिर कुछ भी हो गया, तो पर्टिकुलर टाइम पे क्या होता है, कई बार जो है कुछ पर्टिकुलर चीज़ के दाम जो है बढ़ने लगते हैं, जैसे एनर्जी के दाम बढ़ने लगते हैं। कैसे? अब भाई मान लो कि इंडिया में जो है पर्टिकुलर सीज़न जो है घूमने फिरने का सीज़न आ गया, समर सीज़न आ गया, तो वेकेशन हो गई, तो स्टूडेंट क्या है, घूमने जाएंगे, मतलब स्टूडेंट नहीं, घर वाले जाएंगे साथ में बच्चों के साथ में। तो बच्चों के साथ में वेकेशन हो गया तो घूमने फिरने जाते हैं, तो ये सब करने जाते हैं, ठीक है। तो घूमने फिरने जाएंगे तो क्या है, पेट्रोल का कंजप्शन या फिर बहुत होता है, या फिर गैस का कंजप्शन, एनर्जी का कंजप्शन बेसिकली ज़्यादा होता है। समर में वैसे भी जो है एनर्जी का कंजप्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि लाइट या फिर पंखे वंखे बहुत चलते हैं, कूलर एसी सब चलता है, तो कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और सप्लाई नहीं हो पाई, तो उस टाइम के ऊपर एक पर्टिकुलर सिचुएशन में उसके दाम बढ़ जाते हैं, लेकिन वो थोड़े दिन बाद में वापस नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए उसको काउंट नहीं करते हैं, वो एक मतलब टाइमिंग के लिए होता है। तो वैसे ही यदि गैस के दाम बढ़ गए तो कई बार ट्रांसपोर्टेशन से होने वाली चीज़ें हैं, उनके भी दाम भी बढ़ जाते हैं, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को काउंट नहीं किया जाता, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो वापस नॉर्मल हो जाती है। तो इसलिए कोर इन्फ्लेशन उस पर्टिकुलर सिचुएशन में देखा जाता है। स्क्यूफ्लेशन क्या होता है? स्क्यूफ्लेशन जो है आया तो 2009 में था, लेकिन अभी फिर से चर्चा में आया है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये भी एक स्पेशल काइंड कह सकते हो। इसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जिनके दाम बढ़ रहे हैं, ठीक है, इनके दाम तो बहुत बढ़ रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हो गई, ठीक है, गुड्स हो गए। और कुछ ऐसी हैं जिनके दाम बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। और कुछ ऐसी हैं जिनके दाम घट रहे हैं। मतलब ओवरऑल अगर देखें आप, तो ओवरऑल क्या हो रहा है, ना बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं, ठीक है। अब कैसे? अब कुछ के तो बढ़ गए, कुछ के बिल्कुल अनचेंज्ड हैं, और कुछ के जो हैं वो घट गए हैं। तो ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर जो इफेक्ट है वो बिल्कुल नहीं हो रहा, मतलब हम जो है कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, उनमें उनके चीज़ों के दाम जो है हम कैलकुलेट करते हैं, तो ओवरऑल जो है कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें महंगी हो रही। तो उस पर्टिकुलर काइंड को स्क्यूफ्लेशन कहते हैं। ये रिसेंटली चर्चा में था, थोड़े दिन पहले भी, और ये एक स्पेशल काइंड ऑफ दिया गया है इकोनॉमिक्स के द्वारा। अब रीजन्स क्या क्या होते हैं इन्फ्लेशन के? तो सिंपल है, महंगाई बढ़ती है दो कारणों से, ठीक है, डिमांड पुल, कॉस्ट पुस्ट, ठीक है। तो डिमांड पुल कौन सी होती है? डिमांड पुल में क्या हो गया कि भाई डिमांड तो है ज़्यादा, ठीक है, लेकिन सप्लाई नहीं हो पा रही है। अब चीज़ों की डिमांड बढ़ गई है बट देयर इज़ नो सप्लाई, तो उस टाइम के ऊपर अपने आप जो है इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई बढ़ने लगती है, ठीक है। दूसरा है कॉस्ट पुस्ट। अब कोई चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जैसे गाड़ियाँ बन रही हैं। अब गाड़ियाँ बन रही है तो गाड़ियों को बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे टायर चाहिए उसमें। तो बेसिकली क्या क्या चाहिए, गाड़ियाँ बनानी है, ठीक है, तो टायर चाहिए, रबर इंडस्ट्री की ज़रूरत है, मेटल इंडस्ट्री की ज़रूरत है क्योंकि स्टील लगता है,
और भी इंफोटेनमेंट के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली इंडस्ट्री है उसकी भी रिक्वायरमेंट है, सेमीकंडक्टर्स चाहिए तो उसकी रिक्वायरमेंट है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो होती हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है पर्टिकुलर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो अब मान लो कि रबर के दाम बढ़ गए तो उन्होंने जो है टायरों के दाम बढ़ा दिए। जब टायरों के दाम बढ़ा दिए तो ऑटोमेटिकली जो है गाड़ियों के दाम बढ़ जाते हैं। सेम जो होता है मेटल में, अगर लोहे के दाम बढ़ गए, स्टील के दाम बढ़ गए, ठीक है, तो वो जो है उसका इफेक्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, कार व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ पे ऑटोमेटिकली देखने को मिलता है। तो ये हो गया कॉस्ट पुश, मतलब अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ की कॉस्ट बढ़ गई है तो उसके कारण जो है महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट में, तो उसको कॉस्ट पुस्ट कहते हैं। ठीक है, आइडिया समझ में आ गया होगा, ये था बेसिक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।